हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारे चल रहे हैं अध्याय 3 के सभी एग्जाम्पल्स, जिसमें 5 एग्जाम्पल हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 से जितने भी आगे एग्जाम्पल हैं थर्ड चैप्टर के, आज सभी को खत्म करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा एग्जाम्पल 6 है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य, पेंसिल और रबड़ होती है इरेजर, का मूल्य 9 रुपए है। यानी 2 पेंसिल है और 3 रबड़ है, उनका मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ है, उनका मूल्य 18 रुपए है। तो आपको प्रत्येक यानी एक पेंसिल का और रबड़ का, एक पेंसिल का और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। ना यहाँ कोई विधि लिखी हुई है कि प्रतिस्थापन से करना है कि विलोपन से करना है, तो कोई विधि नहीं है। तो हम स्टूडेंट वाली प्रीफर जो विधि है विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना जो आपका प्रत्येक पेंसिल का, माना प्रत्येक, जो मानना है, जो पूछा है वो ही मानना है। तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए x रुपए है, और मान लीजिए कि माना प्रत्येक रबड़ का मूल्य जो है वो y रुपए है। तो अब इसमें सबसे पहली शर्त आती है हमारी कि पेंसिल कितनी खरीदी है उसने, 2, और 3 रबड़। टोटल रुपए उसने कितने दिए, टोटल रुपए उसने दिए हैं 9। तो पेंसिल कितनी खरीदी है, 2, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 2 पेंसिल का कितना होगा 2x, मल्टीप्लाई होती है भाई। एक पेंसिल, अगर एक चीज का मूल्य 5 है तो 2 का कितना होगा 10, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब एक का कितना दिया है, हमने माना x, तो 2 का कितना हो गया 2x, ठीक है ना। और प्लस ऐसे ही 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, एक रबड़ का y है तो 3 का होगा 3y। ये आपकी होगी समीकरण फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपनी द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त में कितनी पेंसिल हैं, 4 पेंसिल हैं बेटा, 4 पेंसिल हैं और 6 रबड़ हैं। तो 4 पेंसिल हैं तो 4x और 6 रबड़ हैं तो 6y, और टोटल रुपए उसने कितने दिए 18। अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ कॉमन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब मैं इसको विलोपन विधि से करने वाला हूं तो मैं देखूंगा कॉमन लेने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। गौर से देखिए, अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, यानी कॉमन लेने के बाद यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2x, यहाँ हो गया 3y और यहाँ हो गया 18। 2 से 18 कट गया आपका कितना, 9 बार, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपकी समीकरण सेकंड है, ठीक है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि इसको विलोपन से हल करें और इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों समीकरण एक जैसी हो गई है। अगर आप दोनों समीकरण देख रहे हो तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आप लिखो अगर यहां, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यही समीकरण फर्स्ट है, और 2x इज इक्वल प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यही समीकरण सेकंड है। अब दोनों समीकरण अगर देखोगे तो बेटा कैसी है, संपाती है। कैसी है, संपाती। तो यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म में संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती, संपाती रेखाएं हैं, अर्थात कितने होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब है कि अगर सपोज करो कि आप x का मान कुछ भी रखिए, सपोज करो कि मान लो, माना अर्थात जैसे ऐसे समझ लो कि अगर मैंने माना कि x का मान 1 है तो y का मान आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, कि यहाँ 2x है प्लस 3y है बराबर 9 है। आपने कहा कि x का मान 1 है तो ये हो जाएगा 3y बराबर 9, ये हो जाएगा 2 एकम 2 तो 3y, और 2 इधर माइनस में जाएगा तो 7, तो y का मान आ जाएगा 7/3। y का मान कितना आ जाएगा 7/3। अगर आप x का मान 2 मानोगे तो 2 रखने से आएगा 2 दूनी, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5/3। तो यानी अनेक हल का मतलब है आप x का कुछ भी मान रखिए y का मान आता रहेगा, y का कुछ भी मान रखिए x का मान आता रहेगा। यानी यहाँ बहुत सारे हल होंगे, यानी कोई फिक्स नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक रबड़ का मूल्य कितना है। तो यहाँ संपाती है, तो इसके अर्थात अनेक हल होंगे। आप x का कुछ भी मान रखिए, y के अनेक हल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल 6 खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 7 पर। तो ये हमारा 7वां एग्जाम्पल है कि 2 रेल पटरियां हैं, समीकरण के रूप में दी गई है। पहली रेल पटरी का समीकरण ये है, दूसरी का ये रहा। दोनों को लिख लेते हैं हम एक बार। पहली का है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी समीकरण फर्स्ट है, ठीक है ना। अब सेकंड समीकरण दी है उसने, सेकंड समीकरण दी है 2x प्लस 4y
-12 इजिकल टू 0। देखो हमें इसमें कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो गया तो x बचा, यहाँ 2y बचा, यहाँ माइनस का 6 बराबर क्या हो गया 0। तो 2 0 के भाग में चला गया तो समीकरण क्या आ गई, x + 2y - 6 बराबर 0। ये आपका सेकंड समीकरण है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, सेकंड समीकरण। तो आपको अगर गौर से दिख रहा हो तो फर्स्ट समीकरण ये रहा, ये रहा, और सेकंड समीकरण ये रहा, ठीक है। दोनों को हमने कॉलम में बंद कर दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड समीकरण है, दोनों हमने लिख लिए हैं, द्वारा निरूपित किए गए, यानी इन दोनों समीकरण में ये दोनों रेल की पटरियों को निरूपित करती है। ये दोनों समीकरण किसको निरूपित करती है, रेल की पटरियों को। तो क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, वो तो आपको भी पता है कि रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं अगर दो रेल की पटरी हैं तो। उसके लिए हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, तो आप बताइए। रेल की पटरियां इस तरीके से होती हैं, और अगर आपको पता हो तो दोनों एक दूसरे के क्या होती है बेटा, समांतर होती है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना होता है बेटा, अनुपात निकालना होता है। तो a1/a2 बराबर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो 1/1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2, b1 का मान यहाँ कितना है बेटा, देखो 2, और यहाँ कितना है 2। ये तो आपको पता ही होगा ना, b y का पद होता है, ये हमने आपको बता रखा है ना कि रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको शायद इस रेखा के बारे में, समीकरण के बारे में ना पता हो, हमने ये आपको पहले ही बता रखा है शुरुआत से, क्योंकि ये उम्मीद से मुझे लगता है 13 या 14 पार्ट होगा इस टाइम, ठीक है ना। तो ये x + by, तो x के आगे वाला पद a होता है, y के आगे वाला b पे होता है c, ठीक है। तो ये आपका 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए उम्मीद है कि आप सारी वीडियोस देख के आए होंगे या आगे आप जानते होंगे कि ABC क्या होते हैं, ठीक है। तो जल्दी समझ में आएगा। -4 -6, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया 2/3। अब गौर से देखिए यहाँ a1/a2, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, दोनों का एक आ रहा है, लेकिन ये दोनों ही बराबर नहीं है c1/c2 के। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको भी पता है जब आगे वाले दोनों a और b के अनुपात बराबर होते हैं लेकिन c का अनुपात बराबर नहीं होता है, तो जो रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर होती नहीं, हम लिखना है समांतर हैं। और आपको पता है समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती। जो समांतर रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो हम लिख सकते हैं अर्थात रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों रेखाएं जो आपने पटरियों के रूप में दी हैं, जिनको प्रदर्शित किया है, वो दोनों समांतर आ रही हैं। अगर समांतर आ रही हैं तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो इस तरीके से हमारा 7th एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल पर। तो ये हमारा है 8th एग्जाम्पल, जिसमें लिख रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी अनुपात दिया है आय का, दो व्यक्तियों उनकी आय का अनुपात जो है वो 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात, यानी जो वो खर्च कर रहे हैं वो 4:3 है, और जो व्यक्ति प्रति महीने बचा लेते हैं, यानी प्रति व्यक्ति प्रति महीने, यानी एक व्यक्ति बचा लेता है 2000 रुपए हर महीने में, यानी उनके जो आय का अनुपात दिया वो इतना है, खर्चों का अनुपात इतना दिया, और प्रति महीने इतने बचा लेते हैं, यानी ये मासिक आय है और ये ही मासिक खर्च है, और मासिक जो बचत है वो ये वाली है। आ रहा है समझ में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यार रेशो में दिया है। क्या दिया है, रेशो में। अब यहाँ x और y मानने के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि उसने कहा है उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, अब पूछ रहा है मासिक आय। अब एक ही चीज पूरा, आप तो x मान के सवाल को करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये सवाल हो ही नहीं पाएगा फिर उस तरीके से। तो इस सवाल में बहुत से बच्चे बहुत जल्दी से फंसते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। तो उससे पहले बेटा आपको अनुपात के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं 1 मिनट में इस बात को खत्म करूंगा, ध्यान से समझिए। अनुपात का मतलब आप भी जानते हैं क्या होता है। देखिए, किसी भी अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, अपॉन के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ 4/8 लिख लेता हूँ, 5/10 लिख लेता हूँ, और सपोज करिए कि मैं यहाँ 6/12 लिख लेता हूँ, और यहाँ 7/14 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, सब संख्या अलग अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14, सब अलग अलग है। 4/8 अलग है, 5/10 अलग है, 6/12 अलग है, 7/14 अलग है। लेकिन एक बात बताइए, जब मैं इनको काट दूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सबका जो रेशो है वो 1:2 आया।
सभी का रेशो आया 1:2, जबकि संख्या अलग अलग थी, है ना। कोई कह रहा है कि भाई किसी की आय मान लो कोई 4 रुपए कमा रहा है, 8 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए, 4 रुपए की बात 5 रुपए से तो नहीं हो सकती, दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन रेशो तो उनका एक जैसे ही आ रहा है ना। तो रेशो होना और संख्या का होना दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या अलग अलग हो सकती है और उसका रेशो समान हो सकता है। तो हम रेशो से ये नहीं कह सकते थे कि ये 9 है, हो सकता है 9 और 7 किसी संख्या को काट के आए होंगे, क्योंकि भाई 2000 रुपए बचा रहे हैं तो 9 तो नहीं रहा होगा, यहाँ किसी संख्या को काट के 9 और 7 आया होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए बेटा कि एक ऐसा अनुपात, क्योंकि 1/2 आया है आपका, 1/2 आया, तो आप कुछ ऐसा मान लोगे कि मैं एक ऐसा अनुपात निकाल दूं, बना दूं, जिससे प्रत्येक संख्या आ सके जितनी तुमने यहां मानी थी। तो हम पीछे उसके या तो दोनों में x मान लेंगे या दोनों में y मान लेंगे। सपोज करो कि मैं x का मान अगर रख दूं 4, क्या रख दूं 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर मैं x का मान रख दूं 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर मैं x का मान रख दूं 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यानी मेरा इससे यानी x/2x से सारी वैल्यू आ गई। तो हमें एक ऐसी चीज मिल गई जिससे सारी वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ सकती है। तो हमें कभी भी अगर अनुपात में से कोई संख्या अलग करनी है तो उसके साथ कोई एक चर राशि माननी पड़ेगी, क्योंकि अनुपात से कोई भी राशि डायरेक्ट अलग नहीं हो सकती, जरूर उसके कुछ रहा होगा, किसी संख्या से वो कटा होगा। जिस संख्या से भी वो कटा है वो x के रूप में मानना है या y के रूप में मानना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों व्यक्तियों की आय 9:7 है, तो दोनों व्यक्ति की आय लिख लेते हैं। तो दोनों व्यक्तियों की, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात, मासिक आय का अनुपात कितना बेटा? 9:7। तो मान लीजिए अभी अब मानना है कि माना पहले व्यक्ति की आय, माना पहले व्यक्ति की आय कितनी मानो? 9 तो मान ली, लेकिन उसके साथ कोई राशि माननी पड़ेगी, तो मैंने यहां आय में x मान लिया। माना दूसरे व्यक्ति की आय, तो हो जाएगी 7x। चलिए इसी तरीके से आप दोनों व्यक्तियों का मान लीजिए खर्चा, तो दोनों व्यक्तियों का खर्चा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। दोनों व्यक्तियों का खर्चे का, दोनों व्यक्तियों के खर्चे का अनुपात, वो आपका क्या है बेटा? 4:3। ये रहा 4:3। अब अगर आपने दोनों व्यक्तियों के खर्चे का अनुपात 4:3 माना है, तो माना पहले व्यक्ति का खर्चा, माना पहले व्यक्ति का खर्चा, अब कहोगे यहां 4x मान लेना, नहीं बेटा, क्योंकि आप x इसमें मान चुके हो, तो यहां मत मानो, यहां कुछ और मान लो। यहां हमने y माने, क्योंकि हमें 2 चर मानने, तो इसमें x मान लिया, इसमें y मान लिया। माना दूसरे व्यक्ति का खर्चा, वो आप मान लो 3y। तो हमने आय को x में मान लिया और खर्चे को y में मान लिया, और उसने बचत तो दे रखी है कि 2000 रुपए। अब कोई आदमी, जैसा मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, है ना, और उसमें से 80 रुपए खर्च कर देता हूं, तो मेरी बचत हुई 20 रुपए। तो ये 20 रुपए कैसे निकला? ये 100 - 80 करके निकला। अब मुझे ये दोनों दिए हैं, आय दी है x में और बचत दी है y में, तो उसमें से माइनस करके मेरे पास बच तो 2000 रुपए ही है। आदमी दोनों ही 2000 रुपए बचा रहे, पहला भी और दूसरा भी, चाहे कमा कितने भी रहे हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, है ना। आप, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आप, जिससे आपको समझ में आ रहे कि क्या मतलब होता है। ये होता है आय माइनस खर्चा बराबर बचत। ये आपको भी पता होगा कि आय माइनस खर्चा बराबर बचत, यही रूल फॉलो होता है, ठीक है। आय में से खर्चा माइनस कीजिए, बचत आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहली शर्त में, अब बताइए पहले व्यक्ति के लिए बात लेते हैं, यानी पहली शर्त हमने ली है पहले व्यक्ति के लिए। किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और ये एग्जांपल आपको मिलेगा 3.3 एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल है, ठीक है। पहले व्यक्ति के लिए लेते हैं, तो पहले व्यक्ति के लिए जो आय है वो 9x है, माइनस, क्योंकि खर्चा होता है माइनस, और जो खर्चा है वो 4y है, और बचत कितनी है? 2000।
यानी आय ली हमने पहले व्यक्ति की और पहले व्यक्ति का ही लिया खर्चा, और बचत दोनों की 2000 रुपए, तो 9x माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, तो हम विलोपन विधि से करने वाले हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। अब मान लें द्वितीय शर्त, और द्वितीय शर्त होगी बेटा दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। भाई जब दूसरे व्यक्ति के ले रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति का ही आय लेंगे, दूसरे व्यक्ति का ही खर्चा लेंगे। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है बेटा 7x, और खर्चा कितना है 3y, और बचत दोनों की 2000 थी तो इसकी भी बचत 2000 रुपए है। तो ये आपका समीकरण हो गया सेकंड। तो बेटा अब आप समीकरण बनाने में सक्षम हो गए कि समीकरण किस प्रकार बना है। अब आपको सिर्फ सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों समीकरण एक साथ लीजिए। तो पहली समीकरण है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ब्लैक मार्कर से लिख लेता हूँ, 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये आपकी समीकरण फर्स्ट है। और ये है 7x माइनस 3y बराबर 2000, ये आपकी समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब आप गौर से देखोगे, ये रहा आय खर्चा, आय खर्चा। ठीक है, अब आपको यहाँ कोई एक पद बराबर करना है, या तो x को कर लो या y को कर लो। बताओ किसको करूं? तो मैं कर लेता हूँ y को कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बड़ी गुणा करनी पड़ेगी 7 और 9 की, यहाँ सिर्फ 3 और 4 की। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करिए, समीकरण फर्स्ट में 3 की कर लो, यहाँ 3 तथा सेकंड में यहाँ 4 की कर लो, 4 की गुणा करने पर। करिए बेटा, फर्स्ट में करनी है 3 की, तो 3 निम 27x, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6000, ये आपकी समीकरण होगी बेटा थर्ड। इसमें करनी है 4 की, तो 4 सत्ते 28x, 4 तिया 12y और 4 दूनी 8, तो 8000 हो गए। ये समीकरण हो गई फोर्थ। तो दोनों समीकरण चेंज हो गई। अब ये दोनों जो y वाले पद हैं वो एक जैसे आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जिससे साइन बदल जाए। तो घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 28x है, प्लस का, तो यहाँ माइनस का x आया, ये माइनस का 8000, ये प्लस का 6000, तो यहाँ माइनस का 2000 आया। तो x का मान आपका आया 2000 रुपये। कितना आया? 2000 रुपये। सिर्फ देखो अभी आय नहीं आई है, कभी कह दो कि आय आ गई। आय आपने क्या मानी है, 9x है, और दूसरे व्यक्ति की 7x, और आपने सिर्फ अभी x का मान निकाला है, और उसने सिर्फ आपसे आय पूछी है। क्या पूछी? आय। तो खाली आय, तो हमें x का मान निकालना था। ओली क्या निकालना था? x। तो फिर हमें y का मान निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सही किया कि y को एलिमिनेट किया यहाँ, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है, क्योंकि मासिक आय पूछी है सिर्फ उसने। ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय। ठीक है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय है 9x। कितनी है? 9x। तो हो जाएगा 9 इंटू 2000, यानी 18,000 रुपीज, यानी 18,000 रुपये पहले व्यक्ति की आय है। दूसरे व्यक्ति की निकाल लेते हैं। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालोगे तो वो आपकी 7x है। तो 7 इंटू 2000, ये हो जाएंगे 14,000 रुपीज, यानी 14,000 रुपये। यानी पहला व्यक्ति कमाता है 18,000 रुपये, दूसरा व्यक्ति कमाता है 14,000 रुपये। तो इस तरीके से बेटा हमने आय निकाल ली, दोनों जो व्यक्तियों की आय पूछी थी। अगर इसने खर्चा भी पूछा होता, क्या पूछा होता? खर्चा, तो इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि खर्चे के लिए आपको y का मान चाहिए और आय के लिए आपको x का मान चाहिए। तो यहां तुमको y को ही एलिमिनेट करना है, क्योंकि तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद है सबके समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो आय हमारी इस तरीके से ज्ञात होगी। 8वां सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 पर। तो ये आपका है 9th एग्जाम्पल के विलोपन विधि का प्रयोग करना है और निम्नरेखिक समीकरण युग के सभी संभव हल ज्ञात करने हैं, यानी जितने भी इसके मान संभव है वो हल हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए विलोपन विधि से हल ज्ञात करने हैं, तो कोई भी एक पद बराबर करना पड़ेगा। तो हम इस समीकरण फर्स्ट में 2 की गुणा कर लेते हैं, जिससे x बराबर हो रहा है। देखो होने को तो y भी बराबर हो रहा है। जब x और y दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में, इसमें समीकरण फर्स्ट में 2 की गुणा करने पर करिए बेटा। तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 2 अट्ठे 16,
समीकरण हो गया बेटा आपका थर्ड। सेकंड को ऐसे ही लिख लीजिए 4x प्लस 6y बराबर 7, ये समीकरण आपका सेकंड है। अब ये x वाले पद दोनों एक जैसे हैं तो आप क्या करोगे, घटाओगे, साइन बदलने के लिए माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, 4x से 4x भी कट गया और अब की बार 6y से 6y भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 16 में से 7, जो कि आपको पता है कि संभव नहीं है। 0 बराबर 8 संभव नहीं है, संभव नहीं है, 0 8 के बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ x और y दोनों ही एलिमिनेट हो चुकी हैं, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात x और y का कोई भी संभव मान नहीं है, यानी x और y का कोई भी संभव मान नहीं है इस समीकरण युग्म के लिए। सिंपल था यहाँ, क्योंकि x और y बराबर है, पक्का समांतर है और समांतर का कोई हल नहीं होता है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल पर। तो आपका 10वां एग्जाम्पल है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कोई दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को उलटने पे जो संख्या बनेगी और जो वो संख्या है वर्तमान, उन दोनों का योग 66 है, पुरानी और नई का। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी ये सवाल पहली शर्त जो है वो यहाँ दे दी है, यानी जो अंकों का अंतर दिया है, अंकों का अंतर हमको 2 दिया है तो संख्या ज्ञात कीजिए, हम इसको पहली शर्त मान लेंगे। और ऐसी संख्याएं कितनी हैं, यानी संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो पहले हम है ना सवाल को हल करने के लिए समीकरण को बनाना होगा, जिसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है 2 अंकों की संख्या वाले में आपको इकाई का और दहाई का अंक मानना पड़ता है, जब जाके संख्या बनती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक आपका x है। क्या है? x, क्योंकि शुरू में दहाई का अंक आता है, हमने आपको बताया था, एक सवाल हमने ऐसा पढ़ाया है 3.3 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। और माना इकाई का अंक वो आपका y है, तो बेटा संख्या क्या हो गई, और संख्या को हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, जो हमारी मूल संख्या जो हमको ज्ञात करनी है। तो वास्तविक संख्या में हमने बताया था कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 की गुणा होती है, और प्लस जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 की गुणा होती है। तो यह आ गई आपकी 10x प्लस y। और यहाँ एक संख्या है अंकों का स्थान पलटने पर, उलटना यानी पलटना, यानी अंकों का स्थान पलटना है, तो हम यहाँ वो भी मान लेते हैं, है ना। तो अंकों के स्थान, अंकों को उलटने पर, चलो ऐसे लिख दो, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या या नई संख्या लिख दो, उलटने पर नई संख्या। तो x और y का स्थान चेंज करना है, तो जहां पहले x था वहां y आ जाएगा और जहां y था वहां x आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 10y प्लस x। अब हमें सिर्फ शर्त माननी है, तो पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त में क्या कह रहा है बेटा कि जो दो अंकों की संख्या है और उसका अंकों को उलटने पर बनी संख्या है, दोनों का योग 66 है। तो पुरानी संख्या क्या है आपकी 10x प्लस y, और प्लस दूसरी संख्या क्या है आपकी 10y प्लस x, और बराबर कितना दिया है 66। दोनों यानी पुरानी और नई संख्या का योग कितना है 66 है। तो चलिए खोल लीजिए, अब ये दोनों सारे के सारे प्लस में है तो ब्रैकेट हटा लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट हटा लीजिए, अगले स्टेप में हटा लेना चाहें। 10x और 1x कितना हो गया 11x, 10y और 1y कितना हो गया 11y, और ये हो गया 66। अब तुम्हें दिख रहा है सब में से 11 कॉमन है, तो हमने 11 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर 66, और 11 से 66 कट जाएगा 6 बार, तो आपका पहला समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 6। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड शर्त पर, द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में कह रहा है आपसे कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो हमने मान लिया है, अगर आपके ऊपर है, अब आप किसको मान रहे हो, दहाई के अंक को बड़ा मान रहे हो इकाई के अंक, क्योंकि यहां तो दिया नहीं कि दहाई का अंक बड़ा है या इकाई का अंक बड़ा है, तो अब थोड़ी दिक्कत हो गई। तो अब आपको है ना लास्ट में जो आंसर आएंगे वो 2 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें ये नहीं कहा कि अंतर दिया है, योग होता तो कोई सी भी आगे लिख लो कोई सी भी पीछे, लेकिन संख्या के अंकों का अंतर लिखने का मतलब है दहाई का अंक भी बड़ा हो सकता है और इकाई का अंक भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से मैं तुम्हारे पास लिख देता हूं, दहाई का अंक बड़ा मान रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं, दहाई का अंक बड़ा मान रहा हूं, ठीक है। तो समझ लो कि ये मैंने मान लिया है बड़ा और ये मैंने मान लिया है छोटा। अगर ऐसा हुआ है तो बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। आंसर यहां अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। सॉरी, ये समीकरण फर्स्ट था बेटा और ये समीकरण सेकंड है। आगे मेरी बात समझ में।
तो अब गौर से देखिए, दोनों समीकरण आ चुके हैं। अब दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो पहली समीकरण है आपकी x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण सेकंड। तो देखिए दोनों बाई के मान यहाँ आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो यहाँ सीधा जोड़ दीजिए। जोड़ने पर y से y क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। x और x कितना हो गया, 2x, और 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो 2 चौक 8, तो x का मान कितना हो गया, 4। x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब गौर से देखेंगे, जब x का मान 4 है तो हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में, किसी में भी रख सकते हो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए रखिए, x का मान रखिए, x का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो गया 6 माइनस 4, तो y का मान आपका 2 आ गया। y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आपकी संख्या क्या हुई वो निकालनी है। तो वास्तविक संख्या जो आपको ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या हुई आपकी, वास्तविक संख्या क्या मानी थी अपने, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x, 10 और गुणा x का मान कितना, 4, और प्लस y का मान कितना, 2। तो 10 और 4, 10 चौक कितना हो गया, 40 प्लस 2, यानी हो गया 42। क्या हो गया, 42। लेकिन एक बात और कही थी उसने कि संख्याएं कितनी हैं। अब तुम्हें समझ में आया इसने क्यों पूछा है कि संख्याएं कितनी है। देखो मैं बताता हूं, क्योंकि अभी आपने x को बड़ा माना था, y को छोटा। अगर आपने x को छोटा मान लिया और y को बड़ा मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, y जो है बड़ा हो जाएगा और x जो है छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब x छोटा होगा तो x का मान फिर 2 आएगा, y का मान 4 आएगा, क्योंकि यहां समीकरण फिर y माइनस एक्स रहेगी। क्या रहेगी, y माइनस एक्स। तो इसके आंसर 2 हो सकते हैं, है ना। फिर हम यहां लिख देंगे कि यदि इकाई का अंक छोटा हो, इकाई का अंक छोटा नहीं बड़ा हो, यदि इकाई का अंक बड़ा हो तो संख्या बेटा क्या होगी, तो आपकी संख्या होगी 24। क्या होगी, 24। तो इसके आंसर 2 हो सकते हैं, 42 या 24। तो इसलिए इसने पूछा था कि ऐसी संख्याएं कितनी है। तो 42 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। शर्त को आप मैच कर सकते हो, दोनों इसको पलट दोगे तो 24 ही बनेगा। 42 24 का योग 66 है, और अंतर 4 में से 2 गया, 2 ही आता है। तो इस तरीके से हमारे बेटा सभी 10 के 10 एग्जाम्पल, अध्याय 3 के सभी एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। हमने एक एक एग्जाम्पल को विस्तार से पढ़ा है। आज पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।